हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज पढ़ेंगे अपन अध्याय 2 का। आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, नहीं देखा तो आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने सेकंड चैप्टर में दूसरे अध्याय में आपने देखा होगा कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया था कि ये मिश्रण किस प्रकार का होता है, किस टाइप के मिश्रण बनता है। ठीक, उसके बाद आपने देखा होगा कि मिश्रण क्या है। उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ी होंगी कि विलयन क्या पढ़ा था। नहीं देखी हो तो देख लें एक बार, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। विलयन के गुण पढ़े थे, है ना। उसके बाद यहाँ से आपने छोड़ दिया था यहाँ से कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो आप यहाँ से आज पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सांद्रता क्या होती है। विलयन तो आप समझ गए, दो समांगी मिश्रणों का जब मिश्रण होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विलयन बोला जाता है। सांद्रता क्या होती है। सांद्रता मतलब सांद्रता किसे कहते हैं? किसी विलायक से विलय में घुली हुई निश्चित मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्रियाकलाप 2.2 में मतलब 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और वा, मतलब आपको ये देख लीजिए अध्याय जो आपका है ना 2.2 में क्या था। यहाँ पर आपने एक्सरसाइज पढ़ा भी होगा, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि समूह एक मतलब आ को कॉपर सल्फेट से कुछ क्रिस्टल दे दिए, और जो समूह बी था उसमें आपने कुछ चम्मच क्या दे दिया, कुछ चम्मच आपने यहाँ पर कॉपर सल्फेट के दे दिए। यहाँ पर आपने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए थे, यहाँ पर क्या दिए, कुछ चम्मच, एक चम्मच दे दिया यहाँ पर क्रिस्टल का। समूह सा को क्या दिया, चूर्ण, चौक का चूर्ण या फिर गेहूं का चूर्ण दे दिया आपने, या फिर आटा दे दिया। और समूह जो दा था ना उसमें दूध या स्याही की कुछ बूंदें पानी में मिला दी थी। ये आपने किया था इस एक्सरसाइज में। तो क्या बन गया था, यहाँ पर आ वाले को आपने जो दिया था ना, समूह आ और बा को एक विलयन पाते हैं। मतलब जो समूह आ है ना, समूह आ और वो जो बा था, मतलब कॉपर सल्फेट दिया और एक चम्मच कॉपर सल्फेट दिया, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो विलयन हो गए। मगर यहाँ पर आपका सेक्शन मतलब सा नंबर का है, समूह सा है। समूह सा को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दिया, तो चौक का चूर्ण और आटा देंगे तो उसको क्या बोला जाता है, निलंबन बोला जाता है। अब निलंबन और कोलाइड का विलयन क्या समझ में आता है। निलंबन क्या होता है, जैसे आप कभी आपने देखा होगा या आपने लिया भी होगा, एक गिलास लो, गिलास में पानी भरो और उसमें आटा डाल दो, आटा डालो या फिर गेहूँ के जो गेहूँ होता है वो डाल दो या चौक का चूर्ण डाल दो, तो आप ये देखोगे कि वो पदार्थ गाढ़ा हो जाता है। वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। उसके कण आपको, क्रिस्टल है ना, उसके कण आपको दिखाई देंगे। अगर क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं तो क्या कहला रहा है, वो निलंबन कहला रहा है। ठीक है, क्लस्टर आप पहचान पा रहे हो। उसके बाद आता है आपका कोलाइडी विलयन। इनमें दोनों में डिफरेंस देखिए। विलयन आप समझ गए, निलंबन आप समझ गए, इसके आपने मिलाए गाढ़ा पदार्थ बन जाएगा और उसके कण आपको दिखाई देंगे, वो निलंबन कहलाता है। दूसरा है समूदा, एक कोलाइड विलयन पाते हैं। कोलाइड विलयन क्या होता है, जहाँ से एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दा समूह में आपने दूध या स्याही की कुछ बूंदें किस में डाल दी, पानी में डाल दी। आप खुद एग्जाम्पल, आप खुद एक लगाइए अंदाज़ा कि आपने पानी लिया एक गिलास में और आपने 2-3 बूंद दूध की डाल दी या स्याही की डाल दी, तो वो आप जो देखोगे, आप अगर आप मिला दोगे ना तो आप देखोगे कि आप उसको पहचान, मतलब उसके जो क्रिस्टल है ना उसको अलग नहीं कर सकते। जिस टाइप से आप यहाँ पर चौक का चूर्ण या गेहूं के कॉपर ये गेहूं का आटा है उसको आप अलग कर सकते हो। अलग मतलब आप उसको देख सकते हो कि कण हैं, इसमें आप कण को पहचान नहीं सकते। वो कैसा मिश्रण बन जाएगा, समांगी मिश्रण बन जाएगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, निलंबन और कोलाइड विलयन क्या है। तो चलिए आप आगे पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता, क्योंकि अगले यहाँ पर नीचे यही आएगा कि निलंबन क्या है और यहाँ पर आएगा आपकी कोलाइड विलयन क्या है। तो हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि निलंबन क्या है और कोलाइड विलयन क्या है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। तो क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और समूह बा के पास एक ही पदार्थ होते हैं। समूह आ के पास भी कॉपर सल्फेट है, पर वहाँ पे कुछ कण डाले थे, और जो समूह बा के लिए क्या डाला था, एक चम्मच कॉपर सल्फेट भर के डाला था। के साथ एक ही पदार्थ विभिन्न आभाओं रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। तो आपको विलायक तो पता है, जिस चीज़ में आप मिला रहे हो वो विलायक है, और जो चीज़ मिला रहे हो वो विलेय पदार्थ कहलाती है।
तो आपको ये तो कहानी पूरी पता होगी। विलेय पदार्थ है, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है, या फिर सांद्र और संतृप्त घोल, ये दोनों चीज़ें एक ही है। ठीक है, अभी आगे यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। तनु और सांद्र क्या हैं? तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। ठीक है, तो समूह आ और समूह बा की तुलना में क्या है, वो थोड़ा तनु है। तनु मतलब, हाँ, तो यहाँ पर है, आप देखेंगे कि तनु और सांद्र और या संतृप्त, ये तनु मतलब होता है जब थोड़ा। किसी विलयन में विलेय की खुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। और सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। चलिए इसको अपन क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। दो पृथक पृथक बीकर, मतलब दो अलग अलग बीकर लेना है। कितनी? 50 ml जल है उसमें। ठीक है, 50 ml क्या लेना है? जल लेना है। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह से मिला दें। आपके पास होगा नहीं, आप खुद घर कर सकते हो। एक 2 डिब्बे ले लो, 2 डिब्बे में आप 50 ml जल ले लें और नमक और एक डिब्बे में मतलब शक्कर डाल दें, मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। जब विलेय है ना, अब जिसमें आपने मिलाया है, ठीक है, विलेय क्या कहलाता है? जो चीज़ आप मिला रहे हो, जैसे आपने मिलाया नमक और शक्कर, जो घुले नहीं ना, तो उसको 5 डिग्री टेम्परेचर उसका क्या कर दो, बीकर को स्टार्ट कर दो। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। फिर जो विलेय पदार्थ है ना, उसको फिर मिलाओ, मतलब गर्म कर लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर उसके बाद उसको मिलाओ। क्या दिए गए ताप पर चीनी और जो नमक अथवा बेरियम क्लोराइड जल की घोली मात्राएं बराबर है। मतलब आपने जब आग उसको चालू की, उसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो नमक और शक्कर का एक सही मिलन हुआ क्या निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बार और पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। मतलब कि वह पदार्थ विलेय जो आप मिला रहे हैं, जैसे अपने नमक और शक्कर मिलाई, किसमें मिलाई? पानी में। तो पानी में जितनी भी उसको क्या बोलेंगे, विलयन, तो उसकी जितनी क्षमता होगी ना, उसके अकॉर्डिंग वो पानी, मतलब जो विलेय है ना, नमक और शक्कर है, वो घुलेगी। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर, दिया गया कुछ तापमान होता है, यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता, विलयन में जो विलेय पदार्थ है वो नहीं घुलता है, तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपको ऐसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया और 5 डिग्री सेंटीग्रेड को पानी गर्म कर रहे हो और उसमें शक्कर और नमक मिला दिया, और जब भी वो नहीं घुलता है ना एक निश्चित तापमान पर, तो वो क्या कहलाएगा? आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत काम में आएंगी आगे। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। वो घुलनशीलता क्या कहलाएगी? उसकी जितने भी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है वो क्या कहलाएगी? उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम है, मतलब जो मतलब जो पदार्थ है ना, जो विलयन है उससे अगर कम है ना, तो वो क्या कहलाई? असंतृप्त कहलाई। संतृप्त तो समझ गए थे। संतृप्त मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने गर्म करी या टेम्परेचर है, उसी तापमान पर वो क्या हो गई? घुल गई, पिघल गई, तो संतृप्त है। और उसी तापमान पर क्या हुई? वो पिघली नहीं या घुली नहीं, तो वो क्या कहलाएगी? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब उसकी सांद्रता कम हो जाए, उसकी ठंडक कम हो जाए, ठंडक का स्तर कम हो जाए, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? आप एक ताप का एक संतृप्त विलयन ले लो, संतृप्त विलयन को थोड़ा थोड़ा क्या करो? मतलब ठंडा करो, फिर क्या होगा देखिएगा। तो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, तो क्या करना है?
उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों के विलयन की क्षमता भिन्न होती है। मतलब कि हर पदार्थ भिन्न होता है अपनी क्षमता के अनुसार। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब आता है क्वेश्चन की सांद्रता क्या कहलाती है। तो विलायक की द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए, मतलब विलायक की मात्रा, ठीक है, द्रव्यमान एवं आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 विधियां यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी यहाँ पर क्या है, बेस्ट है। पहली क्या है आपकी कि द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। अगर आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान निकालो ऊपर और नीचे विलयन का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 100 से। ऐसे द्रव्यमान विलयन की आयतन निकालना है तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान करो और नीचे विलयन का आयतन, जो नीचे निकालना है वो आयतन। द्रव्यमान प्रतिशत था तो द्रव्यमान मतलब विलयन का द्रव्यमान, यहाँ पर विलयन का आयतन और विलयन का प्रतिशत है। तो ठीक, 2 हो गए। यहाँ पर आती है तीसरी बात। तीसरा रूल है आपका कि विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। तो विलेय का आयतन और विलयन का आयतन, विलेय का आयतन और विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई किससे है, 100 से है। यहाँ पर एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकल्पना करना है। मतलब कि जो विलयन है ना, उसमें 320 ग्राम विलायक जल में, उदाहरण 2.1, एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 साधारण नमक विलेय है और विलयन की सांद्रता का परिकल्पना यहाँ पर करना है। तो आपको पता है कैसे करेंगे। तो देखिए, विलय पहले लिख लेंगे कि जो विलेय है ना, वो नमक है, वो कितना ग्राम है, और जो विलायक है, जो जल है, मिलाना है जिसमें, वो कितने ग्राम है। अब विलेय की द्रव्यमान लगाएंगे अपन। विलयन का क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। विलयन की बात हो रही है तो विलेय की पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, 360 होगा। अब आएगा आपका क्या, अब आएगा आपका कि विलयन का द्रव्यमान कितना होता है। अब यही तो बात करने थी। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में, अब विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान मल्टीप्लाई विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। तो क्या हो गया था, यहाँ पर निकाला था विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पर लिख लिया। देखिए 40 बटे कितना लिख लिया, 360 और मल्टीप्लाई 100 था। तो 1 0 से क्या काट दी, 1 0 काट दी और 40 बटे 36 का क्या कर दिया, भाग लगा दिया। ठीक है, या तो 400 कर लो इसको यहाँ पर और फिर लगाओ 36 का भाग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11.1% आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले हैं ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है निलंबन। तो निलंबन हमने समझा दिया आपको क्या होता है, फिर भी एक बार पढ़ लेंगे। तो क्रियाकलाप 2.2 में सा समूह के द्वारा। तो सा समूह में क्या किया था, सा समूह में आपका कुछ जैसे या तो आपके कण ले लिए थे या फिर कण के बाद आपका गेहूं का आटा, ठीक है, उसको आपने क्या किया, जल में मिला दिया था। ठीक है, तो क्या बन जाता है, वो एक घोल टाइप का बन जाता है, गाढ़ा घोल टाइप का। तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह सा के द्वारा पाया गया कि बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, ठोस होता है ना, वो क्या हो जाता है, द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, बदल जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका निलंबन कहलाता है। बिस्मांगी घोल, ठीक है, क्या कहता है, बिस्मांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुले नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा, या आप आटा लो या फिर कोई कण ले लो, आप पानी में डालो और देखोगे तो आपको कण वो दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका निलंबन कहलाता है। तो निलंबन के गुण क्या हैं, निलंबन के गुण सबसे पहला है कि ये कैसा मिश्रण होता है, निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण होता है। विस्मांगी मिश्रण किसको कहते हैं, समांगी विस्मांगी। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जो मिलकर एक ही चीज़ बना दे, वो समांगी मिश्रण। विस्मांगी वो जो बहुत सारे मिलकर भी एक चीज़ नहीं बना पाए। तो ये निलंबन यही चीज़ होता है, क्या कहलाएगा, विस्मांगी मिश्रण कहलाएगा। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। यह निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अगला है जब इसे
अगला है जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इस कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। मतलब कि जैसे कि अगर आपने एक पानी लिया, पानी में आपने क्या डाल दिया, पानी में आपने तिली डाल दी तो तिली पानी के नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, अब आप पानी को क्या चलने की सहायता से आप पानी को छान लो, तिली कहाँ रह जाएगी आपकी, ऊपर है। जैसे कि आपने चाय बनाई, शक्कर, और शक्कर तो आपकी मिल गई पर चाय पत्ती उसमें घुली नहीं, तो चाय पत्ती का ओनली रस निकला। ठीक है, और चाय पत्ती से आप जब छानोगे ना चाय निकालने के लिए तो आपका चाय अकेली निकलेगी, वो जो कचरा है मतलब चाय पत्ती के रूप में वो आपका वहीं पे रह जाएगा। तो ये आपका चीज़ें हैं। उसके बाद आता है जब हम सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो ये निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। प्रकीर्णन मतलब जो प्रकाश का किरण है ना वो रुक जाएगा। जब इकट्ठा हो गया ना, निलंबन हो गया, वो इकट्ठा हो गया, आप वहाँ से आप ना तो प्रकाश जाएगा ना कुछ, जैसे ही वो घुल जाएगा तो वहाँ पर जो निलंबन है ना खत्म हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होना रुक जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जाता जाएगा फिर प्रकाश। यहाँ पे आप देख रहे होगे फुल भरा था, यहाँ पर एक गिलास है, यहाँ पर अभी बताएंगे एग्जाम्पल देकर। फिर आता है आपका, ठीक है, उसके बाद आता है अगला आपका कोलाइड विलयन क्या है। तो कोलाइड विलयन क्या होता है ये हमने आपको बताया था। ये निलंबन का सिर्फ अपोजिट है। जैसे कि निलंबन में क्या होता है, वहाँ पर आप आटे का, गेहूँ का, कोई भी आटा या गेहूँ के छिलके को आप कहाँ डाल देते हो, एक गिलास में डाल देते हो। इसी टाइप आप क्या करते हो इसमें कोलाइड विलयन में समूह के द्वारा मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन कहा जाता है, प्राप्त मिश्रण को। ठीक है, तो दाव में क्या किया था आपने, दाव में आपने एक गिलास के अंदर एक 5-6 बूंदें दूध की या फिर 5-6 बूंदें स्याही की डाल दी और उसको मिला दिया, तो ये कौन सा मिश्रण कहलाता है, कोलाइड विलयन। कोलाइडी और निलंबन में मतलब अंतर क्या है कि निलंबन में आप कणों को देख सकते हो आंखों से, और इसमें आप कणों को देख नहीं सकते क्योंकि इसमें कण कहाँ पे होंगे, मिला दिया आपने दूध और पानी में, अब कण मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना, इसको अलग आप कर सकते हो। तो कोलाइड विलयन के कण के रूप में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रण समांगी प्रतीत होते हैं पर होते नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता में ये विलयन विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे कि दूध है, आपका दूध है और ये सब क्या है, आपका दूध है, ये सब आपका विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। कोलाइड के सबसे ज़्यादा उदाहरण कौन कौन से हैं, देखिए कोलाइड के आपके उदाहरण हैं जैसे कि द्रव है, ठीक है, द्रव है, यहाँ पर परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, और यहाँ पर क्या उसमें बदले आएगा गैस में, तो एरोसोल है ना। उदाहरण क्या है, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब, ये इसका बाद आप परिक्षेपित प्रवस्था ठोस है आपका, तो जब आप ठोस को क्या करोगे, गैस में बदल दोगे तो जो एरोसोल होगा, जैसे कि धुआं, स्वचालित वाहन, जो हो जाएगा। फिर आता है सेविंग क्रीम। तो सेविंग क्रीम का क्या है, एक फॉर्म है, ये कैसी रहती है, द्रव होती है और गैस बन जाती है। दूध, फेस क्रीम, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका क्या है, इमल्शन है जी। उसके बाद ये द्रव होता है और ये द्रव ही रहता है। ठीक है, दोनों, चाहे आप इसको स्टार्टिंग में देखो चाहे बाद में देखो, ये द्रव ही आपका रहेगा। फिर यहाँ पर ठोस है, ठोस द्रव में, और सोल मतलब जो मैग्नीशिया, मिल्क और जो कीचड़ है ना वो हमेशा ठोस थी तो वो कैसी हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। गैस ठोस और फ्रेम कहलाएगा आपका ये, फ्रॉम रबड़, स्पंज और प्यूमिस। उसके बाद आता है आपका द्रव, ठोस, जेल। जेल कैसी होती है, द्रव में होती है, उसको अगर जमा दो तो आप कैसी बन सकती है, वो ठोस बन सकती है। जैसे कि जेली, पनीर, मक्खन, ठोस ही रहता है। जैसे रंगीन पत्थर है ना, दूधिया कांच, ये सब आपके पत्थर ही जैसे रहेंगे। कोलाइड के कणों के छोटे छोटे कण के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा कि प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी आपका, कहा कि प्रकाश की किरण का फैलना, कि प्रकाश की किरण अगर फैल गई तो वो क्या कहलाएगा, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, क्या की थी, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वह हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ठीक है, तब वो क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो अब एक टॉर्च रखी है यहाँ पर,
टॉर्चर की एक डिब्बा यहाँ पर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता। दूध और पानी मतलब टिंडल प्रभाव जब कहलाएगा कि आप किसी भी गिलास में कोई सामान रखे हो कांच के और आपने क्या किया, आपने प्रकाश डाला। जब प्रकाश डाला तो प्रकाश आर पार हो गया तो वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है टिंडल प्रभाव। और जिस चीज़ में से प्रकाश बाहर नहीं हो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाता है आपका वो आपका टिंडल प्रभाव नहीं कहलाता है। उसके बाद है यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है। जब वो एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वह हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कॉलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट ये आपको देखा होगा, अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं पहले चैप्टर के तो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। तो आपके जितने भी जो क्वेश्चन है सब हमने किस में करवाएंगे, आपकी लास्ट एक वीडियो में, उसमें सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। वैसे भी आप यहाँ भी सिंपल कर सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिख दिए। सेकंड है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड में एक दूसरे में अंतर क्या क्या होते हैं, विलयन क्या होता है, निलंबन क्या है, कोलाइड विलयन क्या है। फिर आता है कि संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। फिर आता है आपका कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो जो मिश्रण है ना, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, जो मिश्रण घटकों का पृथक्करण किस टाइप से होगा, कैसे कर सकते हैं, तो वह यहाँ पर आप देखिएगा पढ़ेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। किस पर नहीं होते, वो प्राकृतिक पदार्थ पर, रासायनिक प्रकार पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे कि हाथ से निचोकर, छन्नी छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी न कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इन चीज़ों का आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल और है आपका, तो जैसे कि रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कैसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि रंग वाले घटक मतलब जो डाई होती है, डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर दोगे। जो डाई है ना उसको नीले रंग से और काले रंग से कैसे अलग कर दोगे, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। क्रियाकलाप के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाएंगे, देखिएगा। पहला है आधे बीकर जल ले लो। एक बीकर ले लो, उसमें आधे लीटर क्या मतलब आधी बीकर क्या ले लो, जल ले लो। बीकर के मुख पर वॉच गिलास रख दें। कैसा गिलास रख दें, जैसे ऐसा गिलास यहाँ पर दिख रहा है, वॉच गिलास रख दें, मतलब वॉच गिलास रख दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि वॉच गिलास में वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच गिलास पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। आप उत्तर दें। आपके विचार में वॉच गिलास पर किसका वाष्पीकरण हुआ होगा, किसका वाष्पीकरण हुआ होगा। क्या वॉच गिलास पर कोई अवशेष बचा है। क्या आप क्या प्रतिदिन क्या प्रतिपादित करेंगे, या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है। तो हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ के वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं, तो आजकल हम बाज़ार में संपूर्ण फुल क्रीम टोड और डबल टोड प्रकार के दूध पोली पैक अथवा ट्रेड पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में बहुत भिन्नता की बसा होती है। इसको किस तरह से अलग कर सकते हैं, इसका भी एक क्रियाकलाप दिया है। एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध ले लें। एक संपूर्ण युक्त जो दूध है ना, दूध के साथ आप क्या ले लो, एक परख नली के मात्रा में आप ले लो। फिर आता है कि अपकेंद्रित यंत्र क्या कहलाता है, वो आपका अपकेंद्रीय यंत्र
से इसे 2 मिनट तक आप केंद्रित करें। अगर स्कूल में ये यंत्र उपलब्ध नहीं है तो ये प्रयोग आप घर के पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई फिल्टर डेयरी है तो वहाँ जाएं और फर्स्ट पूछें कि वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, ठीक है, और वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। तो ये आपको आंसर और अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आपके उधर कहीं बेकरी है आप पूछ सकते हैं। तो दूध से मथने पर आपको क्या देखा, दूध से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं। तो कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। छानक पत्र मतलब छलनी। इन कणों को पृथक करने के लिए छानक विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि मई बंजते हुए आपने देखा होगा कि एक बीच में एक वो बांध देते हैं लकड़ी का बहुत बड़ा गोल टाइप का, और एक औरत साइड और एक औरत साइड होती है और दोनों वो घुमाते रहते हैं। तो वो क्या होता है कि जो कण होते हैं ना बारीक बारीक वो नीचे बैठ जाएंगे और मतलब जो हल्के कण हैं वो ऊपर और रह जाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, दही बन जाता है, ऊपर ऊपर का पानी निकल जाता है। तो अनुप्रयोग देखो कि जांच का प्रयोग में रक्त और मूत्र की जांच में होता है इसका प्रयोग, ठीक है। एक और डेयरी तथा घर में क्रीम में मक्खन निकालने की प्रक्रिया में होता है। दूसरा, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो गाइज़ आपको शायद बहुत वीडियो पसंद आई होगी बहुत हद तक। तो अब अगली वीडियो में छोटी छोटी इसलिए वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको क्या है पढ़ने में आसानी हो और मन लगे, और बहुत बड़ी वीडियो बनाकर भी कोई सेंस नहीं है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो अब कि दो अघुलनशील द्रवों को मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है। मतलब कि अभी तो आपने वो किया कि जो मिक्सअप हो गए दोनों चीज़ें, क्या हो गए, जैसे दूध से क्रीम को कैसे अलग करें, दोनों मिक्सअप चीज़ें। अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो अघुलनशील है मतलब दोनों पदार्थ को आप मिला भी देते हो फिर भी वो घुलते नहीं है, उनको कैसे अलग करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।